A very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So we'll discuss the important article from the Hindu newspaper today. So I have picked few important article from the Hindu edition today. The very first article which I choose for you is the center set to tweak criteria for recording classical language status. ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि मराठी जो लैंग्वेज है मराठी को भी हम क्लासिकल स्टेटस दें। तो सबसे पहला सवाल है कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं इंडिया में। देन व्हाट आर द क्राइटेरिया कि जिससे हम पता करें कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसी लैंग्वेज को दिया जाता है। एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एंड ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो जो लिंग्विस्टिक कमेटी है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी कल्चर मिनिस्ट्री की, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि हम मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं। तो विल डिस्कस कि क्या अपडेट आता है इन द डेज टू कम, लेकिन फाइनली विल डिस्कस टुडे वी गोना डिस्कस व्हाट इज़ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट है इसके अंदर अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसी लैंग्वेज को दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में। तो वी हैव 6 लैंग्वेजेस विच एन्जॉय द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज जिसको कि क्या है क्लासिकल स्टेटस मिला है विच इज़ तमिल। ठीक है, तमिल को क्लासिकल स्टेटस मिला 2004 में। देन संस्कृत इन 2005। देन वी हैव कन्नडा इन 2008, कन्नड़ एंड तेलुगु इन 2008 एज वेल। सो वी हैव 6 लैंग्वेजेस। जो वेरी लास्ट लैंग्वेज विच गॉट द क्लासिकल स्टेटस इज उड़िया इन 2014। तो पहला लैंग्वेज कौन सा था? तमिल, एंड द लास्ट वन इज़ उड़िया। और कितने लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला है? वो है 6 लैंग्वेजेस। लेकिन 2020 के अंदर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आता है, उसमें गवर्नमेंट कहती है कि 3 और लैंग्वेजेस को हम प्रिजर्व करेंगे और इन द डेज टू कम हम उनको भी क्लासिकल स्टेटस दे सकते हैं। लेकिन वो नोटिफिकेशन सिर्फ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ही है, लेकिन ऑफिशियली अभी भी 6 लैंग्वेजेस ही हैं। अब महाराष्ट्र रेस कर रहा है कि मराठी को भी इसके अंदर इंक्लूड करें, तो विल सी इन द डेज टू कम। लेकिन एट नाउ वी हैव 6 लैंग्वेजेस विच enjoy the classical status. Tamil is the very first language which identify and which got the status of classical status in 2004. Then Sanskrit in 2005, Kannada in 2008, then Telugu in 2008, Malayalam है ना, and then Udiya in 2014. तो दिस इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखो ये मैं कह रहा था, इन एडिशन टू दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 तो हमने डिस्कस कर लिया। वन इज़ पाली, देन वी हैव पर्शियन एंड प्राकृत। पाली, पर्शियन एंड प्राकृत एंड देयर वर्क ऑफ लिटरेचर, इनको भी हमें प्रिजर्व करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से 3 और लैंग्वेजेस को उन्होंने इंक्लूड किया, जिसमें पाली, पर्शियन को फारसी भी कहते हैं, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत को भी इंक्लूड करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 9 क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें तमिल को पहले स्टेटस मिला, देन उड़िया इज़ द लास्ट वन। ठीक है, अब ये कौन सी मंत्रालय जो है जो ये आउटलाइन ड्राफ्ट करती है कि कौन से लैंग्वेज को हम एक क्लासिकल स्टेटस देंगे, तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या है उसको इंक ये जो क्राइटेरिया है कि हम किस लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देंगे, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो 4 क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है। हाई एंटीक्यूटी, दैट मीन्स कि जो भी लैंग्वेज को हमें क्लासिकल स्टेटस देना है उसका एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो, है ना। वो लैंग्वेज 1500 से लेके 2000 साल पुराने टाइम से वो लैंग्वेज चलन में हो, है ना, मतलब वो बोलचाल में अभी भी चल रही हो और बहुत पुराना है। तो ऐसा लैंग्वेज जिसका कि क्या है, एक हाई एंटीक्यूटी वैल्यू, दैट मीन्स कि दैट इज़ उसका एक हिस्ट्री हो, दैट हैव अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 to 2000 ईयर्स। उस लैंग्वेज का एक वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसका कुछ एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट होना चाहिए उसके लैंग्वेज के ऊपर, जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता चला जा रहा है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर ओरिजिनलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज कहीं से बोरो किया गया हो। तो जो लिटरेचर है उस ट्रेडिशन का वो यूनिक होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से। ठीक है, और डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब जो लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज और उसका लिटरेचर जो मॉडर्न फॉर्म्स और ऑफशोट है उनसे डिफरेंस होना चाहिए उसके अंदर। तो ये 4 क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि किसी भी अगर लैंग्वेज को हमें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है,
देन बेनिफिट्स क्या है, अगर किसी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला है कि इंटरनेशनल अवार्ड्स, दैट मीन्स जो स्कॉलर ऑफ इमिनेंस है क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में, जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है उनको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है एनुअली। एनुअली मतलब हर साल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या है कि मतलब एक तो भारत का स्टेटस भी बढ़िया हो रहा है, एक रिकग्निशन मिल रहा है कि भारत के अंदर एक ऐसा लैंग्वेज है, तो एज अ नेशन हमारा जो रिकग्निशन है वो भी बढ़ रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, और लैंग्वेज को भी क्या है, लैंग्वेज को भी हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं। तो वो दिखाता है क्या कि इंडिया के अंदर कितना लिंग्विस्टिक वेरिएशन है। दूसरा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी कि हम जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करें। एकेडमिक चेयर रिक्वेस्टिंग द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू क्रिएट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर फॉर लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस। कहा गया कि जितने भी इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 6, सॉरी, तो यूजीसी से रिक्वेस्ट किया गया है कि प्रोफेसर्स अपॉइंट किए जाए और इन लैंग्वेजेस को हम बढ़ावा दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वंस अ लैंग्वेज इज़ नोटिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हेल्प प्रमोट इट। एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेगी, उसको प्रमोट करेगी, जिससे क्या होगा, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल एक अवार्ड दिया जाएगा स्कॉलर से, जिसके वर्ल्ड में इंडिया का रिकग्निशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, लैंग्वेज इज सेटअप, और यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर रखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये है हमारा पहला, है ना। अब जब हमारा 8 शेड्यूल है ना, 12 शेड्यूल है, उसमें से 8वां जो शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या होगा, तो आर्टिकल जो है 341 और 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। एट प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेज किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं दिया गया, लेकिन जब संविधान बना था तो कहा गया क्या कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही, दोनों में ही क्या है, चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसके तहत क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। जब आप देखते होंगे कि लोग शपथ भी लेते हैं तो बहुत सारी भाषाओं में लेते हैं, तो 8 शेड्यूल के अंदर एट प्रेजेंट कितना लैंग्वेज है, वी हैव 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हमारे कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं, 6। तो इनिशियली जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन गया था तो हमारे पास 14 लैंग्वेजेस ही थे, ठीक है। इनिशियली वी हैव ओनली 14 लैंग्वेजेस, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसके अंदर इंडक्ट किया गया और भी लैंग्वेजेस ऐड किए गए। 15th लैंग्वेज इसको ऐड किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, विच इज सिंधी, है ना। सिंधी वॉज एडेड बाय, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कब इंक्लूड किया, थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट, 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या है, सिंधी को इंक्लूड किया ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो सिंधी वॉज इंक्लूडेड इनटू द व्हाट, ऑफिशियल लैंग्वेज में हमने सिंधी को इंक्लूड किया थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया 3 लैंग्वेजेस ऐड किए, तो अब कितने पास लैंग्वेजेस हो गए हमारे पास, 15 हो गए, है ना। इनिशियली कितने थे, 14 थे। 21st अमेंडमेंट एक्ट से 1967 में हमने सिंधी को ऐड किया। देन KMN करके आप याद कर लेंगे, है ना। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद हमने 3 और लैंग्वेजेस को ऐड किया, विच इज़ KMN, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इनिशियली कितने थे, 14 थे। देन सिंधी वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, तो कितना हो गया, 15 हो गया। देन 1992 में एक और अमेंडमेंट होता है थ्रू 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड 3 वर लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इनटू द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस, ठीक है। वो क्या क्या है भाई, वो है KMN, KMN याद रखेंगे, KMN सब सारे लैंग्वेजेस का इनिशियल्स, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है। तो अब कितने हो गए हमारे पास, 18। फिर 2003 में 4 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, विच इज़ बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, MSD, है ना, MSD महेंद्र सिंह धोनी, मान लो ऐसा, मान लो महेंद्र सिंह धोनी बाहुबली, ऐसा कह दो। MSD सबका इनिशियल MSD, महेंद्र सिंह धोनी, बाहुबली का B। देन M स्टैंड फॉर मैथिली, देन वी हैव S स्टैंड फॉर संथाली, D इज़ डोगरी एंड B इज़ बोडो, ठीक है। MSD तो ऐसे याद हो जाएगा। पहला क्या है, सिंधी, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। देन KMN,
KMNY 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 18 हो गया, के इज़ कोंकणी, देन वी हैव मणिपुरी एंड नेपाली। देन 2003 में एक और अमेंडमेंट होता है जिससे 4 और लैंग्वेजेस इंक्लूड किया जाता है, एंड एट प्रेजेंट वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच इज़ BDM, है ना, BDM यानी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। या तो ऐसे याद कर सकते हो, या इससे भी आसान तरीका है, महेंद्र सिंह धोनी क्या है, बाहुबली, सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। तो M स्टैंड फॉर मैथिली, S स्टैंड फॉर संथाली, D स्टैंड फॉर डोगरी एंड B इज़ फॉर बोडो। तो ये हो गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी पिक्चर आया था हिंदू में कि इंडियन आर्मी एंड जो थाईलैंड की आर्मी है उन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम है मैत्री। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैत्री जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस किस नेशंस के बीच में है? तो मैत्री द मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड व्हाट, इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मैत्री। अभी न्यूज़ में था, पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली जो जो एक्सरसाइज हुए हैं उसका आपको मैंने एक टेबल बना दिया, इसमें दिया हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन जो है इंडिया और यूएई के बीच में होता है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। तो जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके साथ याद रख लेंगे जो भी न्यूज़ में रहेगा। धर्मा गार्डन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है। देन वी हैव एक्सरसाइज दस्तलिक विच इज़ बिटवीन पार्टिसिपेंट कंट्री है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो होता है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, है ना, जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज भारत में ही होता है, मतलब जो डोमेस्टिकली होता है, मतलब आपस में ही जो भी हमारे अलग अलग सर्विसेज हैं भारत के अंदर, इंट्रा सर्विसेज है ना, बिटवीन सर्विसेज एंड अमंग सर्विसेज, ठीक है, इंटर सर्विसेज एंड इंट्रा सर्विसेज। ये हो गया डोमेस्टिक एक्सरसाइज जो इंडियन टेरिटरी में ही भारत के ही जो अलग अलग सर्विसेज है उनके बीच में होता है। एक बाईलैटरल एक्सरसाइज होता है जो 2 कंट्री, बाय मतलब तो 2 कंट्री के बीच में अगर कोई एक्सरसाइज होगा दैट इज़ बायलैटरल एक्सरसाइज। एंड मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो विच इज़ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। तो जो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज उसको 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। पहला डोमेस्टिक एक्सरसाइज जो अपनी टेरिटरी में ही होता है विच इज़ बिटवीन इंटर सर्विस, यानी इंटर सर्विस एंड इंट्रा सर्विस। जो भी इंडिया में ही जो अलग अलग विभाग हैं उनके बीच में जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज। इससे ये होता है कि जो अलग अलग सर्विसेज है भारत में उनके बीच में जो इंटरनल इंगेजमेंट है वो इम्प्रूव हो, है ना। जैसे इसमें है पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, है ना। बस ये समझाने के लिए इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बायलैटरल एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 2 कंट्री के बीच में होता है, ठीक है। ये 2 कंट्री के किसी के बीच में हो सकता है, दोनों कंट्री के आर्मी के बीच में हो सकता है, दोनों कंट्री के नेवी के बीच में हो सकता है, या दोनों कंट्री के किसके बीच में, एयरफोर्स के बीच में हो सकता है। तो ये दिया हुआ है बहुत सारा। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी का एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस्त्रा हिंद। इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो भी न्यूज़ में है हम वो सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो रीसेंट एक्सरसाइज हुआ और जो न्यूज़ में है, ठीक है। तो जैसे इंडिया थाईलैंड अभी न्यूज़ में था, है ना, पिक्चर दिखाया आपको। तो इंडिया और थाईलैंड आर्मी के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? मैत्री एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैत्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वैसे ही इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज है? अजय वारियर इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार है। मालाबार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर मल्टीलैटरल एक्सरसाइज क्या है? जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट कंट्री हैं, दैट इज़ मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस। जैसे एक रिम पैक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो इसका पूरा नाम है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइजेस। इसमें 26 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया भी एक पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इसके बीच में। देन वी हैव मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार में सिर्फ 3 ही कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया, देन यूएसए एंड जापान, 3 कंट्री जो मालाबार में, ठीक है। तो ये है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला देखना था, मैंने बस आपको एक टेबल दे दिया ताकि एक ब्रीफली अगर कोई भी एक्सरसाइज अपन न्यूज़ में रहे तो हम उसको कवर करेंगे। फिर एक आर्टिकल है डबल हेल्थ बजट रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्पेंड, ठीक है। सबसे पहला बात है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ द मनी पेड डायरेक्टली बाय हाउस होल्ड। मतलब जैसे कोई भी मान लो कि बीमार होता है और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस की सुविधाएं नहीं है, या पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहा है, तो उसके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है या कोई गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट है वो अवेल नहीं कर पा रहा है, तो अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो क्या करता है? लोगों के पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे खर्च होते हैं तो मान लो कि
आप आपने आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, इतने पैसे आप कमा रहे हो, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब आपके पॉकेट से कितने पैसे निकलते हैं और हॉस्पिटल में कितने पैसे आप खर्चते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों का सेविंग कट होगा और उनका फिर घर रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो चीज़ें खर्चे हैं वो चल नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या है कि धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है सॉरी, कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन, है ना। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि गवर्नमेंट को क्या है, धीरे धीरे जो खर्चा करती है गवर्नमेंट हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसको गवर्नमेंट को जीडीपी में जो भी पैसे खर्चती है उसके हिसाब से उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसने रिकमेंड किया, मैं 15th फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन से आर्टिकल में है, कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 280 में मैंशनड है, आर्टिकल 280 में मैंशनड है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसने रिकमेंड किया कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है यूनियन और स्टेट का, वो अपना बढ़ाएं, है ना, 2.5% तक ले जाएं जीडीपी के। अभी गवर्नमेंट अराउंड 1.5% के आसपास खर्च बजट एलोकेशन करती है जीडीपी का, किसमें, हेल्थ सेक्टर में। लेकिन कहा जा रहा है जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं और पैंडमिक की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ का थ्रेट है, रेयर डिजीज़ भी हैं, तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट को अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट 1.5% का, उसको डबल करे, 2.5 से 3% तक लेके जाए, ठीक है। अभी भी कहते हैं कि करेंटली 20% ऑफ पॉपुलेशन है सोशल एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। अभी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं हो पाया, दैट मीन्स कि हर आदमी के पास नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो ऐसा कह रहे हैं कि मिडिल जो है 30% लोगों तक तो अभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इसमें सरकार का आयुष्मान भारत स्कीम, आपको बताया भी मैंने, जिसमें 5 लाख का कवर मिलता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो वो भी एक बहुत ही गुड स्टेप है गवर्नमेंट का। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के पास क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ द मनी पेड डायरेक्टली बाय हाउस होल्ड एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जो हेल्थ एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करें। तो इट हैज़ बीन रिकमेंडेड सेवरल टाइम्स दैट द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी रेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, अभी एग्जिस्टिंग 1.2% है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको 1.5% के आसपास अभी कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है हमेशा से ही कि 2.5% तक आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा 2025 तक। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत तकरीबन 22 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्होंने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया है। लेकिन ये नंबर अभी भी, जो टारगेटेड पॉपुलेशन 50 करोड़ को टारगेट करने का गवर्नमेंट का एक एजेंडा था, लेकिन अभी भी हम उससे 50% के ही नीचे हैं, ठीक है। तो 50 करोड़ का टारगेट था, लेकिन 25% है ना, 50 करोड़ का कितना होगा, 50%, रफली 25 करोड़, है ना, रफली क्या अप्रॉक्सीमेटली यही होगा। लेकिन अभी वो नंबर कितना है, 21.9 करोड़। तो हमेशा कहा जाता है कि ट्रिपल ए एक पिलर होता है हेल्थ केयर के लिए, विच इज़ अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, है ना। हेल्थ केयर हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब पैसे कम लगने चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, कहीं पे भी हो, है ना। मतलब जैसे कहीं का होने का मतलब, जैसे मान लो कि आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हो और आपको दिखाने के लिए 20-25-50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये एसेसिबिलिटी नहीं है। तो और अवेलेबिलिटी दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आपका जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंट हो। बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं भारत में आज भी जहाँ पे आप अगर लेट नाइट विजिट करते हो या करते हो तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये भी है, आजकल ई ओ पी डी कंसल्टेशन है। आप एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें, एक ई संजीवनी पोर्टल है भारत का, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया ई संजीवनी पोर्टल, जिसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशन भारत में ही हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है। मान लो कि आप ऐसे दूर दराज जगह पे रहते हो, पहाड़ी इलाके में, जहाँ से आप बहुत ही रिमोट लोकेशन है, हेल्थ सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुँचने में आपको लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। तो इन दैट केस अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप ई ओ पी डी कंसल्टेशन का भी फ़ायदा ले सकते हैं, विच इज़ थ्रू ई संजीवनी पोर्टल, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है देखो, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है ना, बताया था मैंने आपको कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, यूनियन लिस्ट,
सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है, जिसमें यूनियन लॉ बनाता है। देन वी हैव स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट लॉ बनाता है। एंड देन वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाती है, और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो सेंटर का मुद्दा है वो हमेशा प्रिवेल करेगा, ठीक है। क्योंकि तो हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर के बीच में एक हार्मनी नहीं बन पाती है, जिसके वजह से जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, ठीक है। and since health is a state subject and state are expected to contribute 40% funding for the scheme, it is very critical to streamline and harmonize the existing state health insurance scheme with PMJAY। अभी भी बहुत सारे मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिफ्यूज़ किया है, जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, केरला एंड पंजाब, है ना, इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। इवन वेस्ट बंगाल में भी ये स्कीम नहीं है, पर वहाँ पे कोई और स्कीम चलता है। उड़ीसा में अब पॉसिबली हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। तो एक ये भी होता है, जैसे अगर स्टेट और सेंटर में अगर दोनों एक ही गवर्नमेंट की एक ही सरकार बनाया एक ही पार्टी ने, तो उससे थोड़ा हार्मनी बिल्ड अच्छा हो जाता है। लेकिन उसका एक नेगेटिव नैरेटिव भी है कि क्या है, बहुत ही सेंट्रलाइज हो जाएगा। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर हर जगह पे एक ही पार्टी की सरकार होगी तो माइट बी इट कैन टर्न इनटू अ डिक्टोरियल टेंडेंसी, ठीक है। माइट भी है ना, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो ऐसा। दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पे प्राइवेट में आज भी बिल बहुत अलग अलग है। मतलब हर, जैसे आप मैक्स में दिखाओ, फोर्टीज़ में दिखाओ, उनका कितना ज़्यादा बिल होता है, कंपैरेटिवली कोई दूसरा छोटा मोटा हेल्थ केयर यूनिट है उसके कम होता है। तो एक रेगुलेटर होना चाहिए हेल्थ केयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक रेगुलेटर की ज़रूरत है, जो एक पैसा कैप करके रखे कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखा रहे हो तो इसके ऊपर आईसीयू के या क्रिटिकल केयर के चार्जेस ना हो। तो दीज आर द चैलेंजेस। तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही है और बेहतर हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर होगी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम एक बार न्यूज़पेपर की तरफ आते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ रह तो नहीं गया, है ना। फाइव आर्मी सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट एम्ब्यूश इन JNK, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। हेमंत सोरेन वापस जो है ट्रस्ट वोट जीत गए हैं झारखंड में, तो हेमंत सोरेन नाउ अगेन ये क्या है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेमंत सोरेन विल सोरेन, है ना, हेमंत सोरेन he will won the floor test and finally he will be the new CM of झारखंड अगेन, है ना। न्यू क्या मतलब, इन्होंने अभी रिज़ाइन किया था क्योंकि ईडी के कुछ छापे वापे पड़े थे इनके ऊपर, तो ये हो गया, है ना। नीट और नीट के ऊपर बहुत टाइम से अपन पढ़ रहे हैं। NTA को, NTA मैंने आपको बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। मनी के ऊपर काफ़ी ह्यूज इनक्राई चल रहा है, लेट्स सी। एक इंडिया और रशिया के बीच में अभी रिसेंटली क्या है, एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, ठीक है, मॉस्को में। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या चीज़ें आती हैं, इंडिया और रशिया के बीच में कैसा रिलेशन बनता है। इंडिया और रशिया के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, वैट चीज़ ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्मोस पे बात कर चुके हैं अपन, है ना। ब्रह्मोस के ऊपर अपन बात कर चुके हैं कि ब्रह्मोस क्या है। दो दो नदियां हैं, एक है ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम इंडिया एंड मॉस्कोवा नदी, मॉस्को जो है वहाँ की मॉस्कोवा है, दोनों को मिला के एक जो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया जो है रशिया की ही मदद से, रशिया की टेक्नोलॉजी से इंडिया ने, अब इंडिया देखो ब्रह्मोस का काफ़ी की सप्लायर भी हो गया। हमने रिसेंटली फिलीपींस ने ऑर्डर किया है इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए।
ब्रह्मोस से ऊपर एक चीज़ें याद आई मेरे को, आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, आप एक MTCR रिजीम है, मिसाइल ट्रांसफ़र कंट्रोल रिजीम, ये पढ़ के आओगे और कमेंट करोगे रादर कि MTCR क्या है और MTCR और ब्रह्मोस कैसे इंटर रिलेटेड है। ठीक है। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है ना, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। देखो एडिटोरियल में एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ऊपर आर्टिकल है, कह रहा है कि इट प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एंड कॉन्सिक्वेंटली डेथ। ठीक है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली कहा गया है कि जो HPV है, ठीक है, HPV, एच पी वी जो होता है बेसिकली इट इज़ ग्रुप ऑफ मोर देन 200 रिलेटेड वायरसेस, और कहते हैं कि कई केसेस में क्या है, इट इज़ थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो जो 2 HPV टाइप है, इट इज़ ऑल्सो कॉजेज जेनाइटल वॉट्स, और कुछ तरह के कैंसर भी कॉज करता है। तो ज़्यादातर जो 95% ऑफ सर्विकल कैंसर कहते हैं कि ये HPV वायरस के थ्रू ही होता है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ग्लोबली जो ट्रांसमिशन है विच इज़ मेजरली थ्रू STI, विच इज़ दैट इज़ थ्रू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कई बार स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार अगर ये ट्रांसफ़र हो गया, इन्फेक्ट हो गया पर्सन, तो मोस्ट पीपल डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, लेकिन वायरस की वजह से धीरे धीरे जब पता लगता है तो इट कैन कॉज कैंसर। तो इट इज़ वेरी फेटल एज वेल। तो इसके ऊपर यह है कि वैक्सीन जो है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, इसके ऊपर क्या वैक्सीन होने चाहिए और क्या जो वैक्सीन बनाया जा रहा है उसकी क्या एफिकेसी है, जो वैक्सीन आया वो इतना डिले क्यों हुआ, यही है बेसिकली आर्टिकल में। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, है ना। तो विल डिस्कस more in the days to come. Thank you everyone for joining, and we'll meet day after tomorrow.